तो वही वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फोमा यानी लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर। ठीक है, तो ये एक ऐसी टाइप की मैलिग्नेंसी है जिसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर प्रोलिफरेशन हो जाता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है अबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड नंबर के अंदर सेल का प्रोडक्शन हो जाना। ठीक है, मैंने ल्यूकीमिया के अंदर सेल प्रोडक्शन के बारे में बताया था, स्टेम सेल से सारे सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं। उसके अंदर मैं केवल लिम्फेटिक पाथवे की बात करता हूं। तो लिम्फेटिक पाथवे के अंदर दो टाइप के सेल बनते थे, लार्ज लिम्फोसाइट, स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज क्या होते हैं? जो नेचुरल किलर सेल बनाते हैं। स्मॉल क्या होते हैं? जो बनाते हैं बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स। तो मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द proliferation of it is the proliferation of lymphocyte cells ठीक है, इन ऑफ lymphocyte cells in lymphatic system ठीक है, इन lymphatic system। ये है आपका लिम्फोमा। इट इज द प्रोलिफरेशन ऑफ lymphocyte cells in lymphatic system and body। बस ये है लिम्फोमा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था वही स्टेम सेल कैसे बनता। स्टेम सेल बनाया भाई, एक ही स्टेम सेल थे, ये दो पाथवे के अंदर एंटर होता है, एक माइलोइड एक लिम्फोइड। लिम्फोइड के अंदर इसने दो टाइप के सेल बनाए थे, एक लार्ज लिम्फोसाइट सेल, एक स्मॉल लिम्फोसाइट सेल। जो स्मॉल लिम्फोसाइट सेल ने दो टाइप के सेल बनाए थे, कौन से? एक है बी लिम्फोसाइट और एक बनाए इसने टी लिम्फोसाइट। और जो बी लिम्फोसाइट सेल है ये बनाता है दो टाइप के सेल, एक है मेमोरी सेल और एक था प्लाज्मा सेल। वहीं टी लिम्फोसाइट चार टाइप के सेल मैंने आपको बताए थे, CD4, CD8, टी हेल्पर, टी सप्रेसर, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, टी हेल्पर, टी सप्रेसर। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पे क्या होता है भाई, लिम्फोमा के अंदर जो स्मॉल लिम्फोसाइट सेल्स है ना, इसके अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मॉल लिम्फोसाइट सेल्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? लिम्फोमा के अंदर। और अगर इन केस अगर प्लाज्मा सेल के अंदर प्रोलिफरेशन हो तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, जो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मल्टीपल माइलोमा। ओके, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कितने टाइप के लिम्फोमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक लिख लेते हैं इसके अंदर, टाइप ऑफ लिम्फोमा। लिम्फोमा दो टाइप के होते हैं, एक होजकिंस लिम्फोमा, एक नॉन होजकिंस लिम्फोमा। पहला है होजकिंस लिम्फोमा और सेकंड है नॉन होजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, होजकिंस और नॉन होजकिंस लिम्फोमा। अब ऊपर देखिए, अगर किसी केस के अंदर केवल और केवल इफ ओनली बी सेल अफेक्ट होते हैं, केवल और केवल बी सेल अफेक्ट होते हैं, तो उस कंडीशन को मैं बोलूंगा ये है होजकिंस लिम्फोमा। लेकिन
बी और टी दोनों टाइप की सेल अफेक्ट होते हैं तो वो कैंसर कहलाएगा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। उसका कारण क्या है हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का? क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक टाइप ऑफ सेल हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है रीड स्टनबर्ग सेल्स। और केवल बी लिम्फोसाइट सेल के अंदर ही क्वालिटी है कि ये रीड स्टर्नबर्ग सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, और ये रीड स्टर्नबर्ग सेल केवल हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, चलो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, वेरी गुड। ओके भाई, अब हॉजकिंस लिम्फोमा ये टाइप है, these all are, it depend on type of cell involved, it depend on type of cell। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं हॉजकिंस लिम्फोमा का। ये 10% केसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ओनली एंड ओनली 10% केसेस के अंदर। पहले हॉजकिंस लिम्फोमा को ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 10% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। यहां पे क्या होता है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आर प्रेजेंट। अब आप कहोगे ये रीड स्टर्नबर्ग सेल क्या होते हैं? भाई कुछ नहीं होते, बी सेल होते हैं। बी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं ना, वहां पे म्यूटेशन होने की वजह से उनका रंग रूप चेंज होके अलग नए सेल टाइप, अलग टाइप के सेल्स बन जाते हैं। उनको हमने नाम दे दिया है रीड स्टर्नबर्ग सेल। इमेज देख लो भाई, ये होता है आपका रीड स्टर्नबर्ग सेल, देख लो जी। बी लिम्फोसाइट सेल्स चेंज हो गए हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से उनकी शेप चेंज हो गई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जिसको हमने नाम दे दिया रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, these are रीड स्टर्नबर्ग सेल ओनली इन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ये क्या है रीड स्टर्नबर्ग सेल, क्या है आपको दिख रहे हैं? एक नॉर्मल सेल, इसकी इमेज देखिए राइट साइड वाली, दिस वन। इस इमेज को देखिए, इसको देखने में ऐसा लग रहा है आपको कि उल्लू की आंख के जैसा है। ठीक है, दिखने में कैसा लग रहा है? जैसे उल्लू की आंख की तरह है। ठीक है, इसका साइज देखिए, एक तो इस सेल का साइज देखिए, एक इसका साइज देखिए, एक इसका देखिए। ये आसपास के सेल के मुकाबले इसका साइज बड़ा दिख रहा है आपको। ठीक है, देखने में कैसा लग रहा है? उल्लू की आंख के जैसा है। ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। केवल यही एक करेक्टरिस्टिक है जो बी लिम्फोसाइट सेल शो कर सकते हैं, बस। ठीक है, तो ये क्या है? रीड स्टर्नबर्ग सेल ओनली प्रेजेंट इन हॉजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, हॉजकिंस लिम्फोमा यानी ये ओनली बी लिम्फोसाइट सेल कैन चेंज इनटू रीड स्टर्नबर्ग टाइप। ओनली बी लिम्फोसाइट सेल कैन कन्वर्ट इनटू रीड स्टर्नबर्ग टाइप। ठीक है, और जो ये हॉजकिंस लिम्फोमा होता है ना, ये हमेशा अपर बॉडी पार्ट के अंदर पाया जाता है और धीरे धीरे नीचे होता है। ठीक है, जैसे ऊपर से स्टार्ट होके उसके बाद नीचे वाले लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करता हुआ चलता है। पहले ऊपर सर्वाइकल एरिया के अंदर, ठीक है, उसके बाद नेक एरिया, उसके बाद एक्जिला, उसके बाद एब्डोमिनल, फिर ग्रोइन एरिया। इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मिलता है ये। ठीक है, तो लिखते हैं फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के अपर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद लिख लेते हैं फाउंड इन
ऑर्डरली फॉर्म। ऑर्डरली फॉर्म यानी ऑर्डर, ये एक ऑर्डर फॉलो करता है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए देखिए जी, सबसे पहले नेक की लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुई, नेक के बाद ये चला गया कहाँ पे? एक्जिला के अंदर, एक्जिला के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगी, एक्जिला के लिम्फ नोड के अंदर स्प्रेड हुआ, एक्जिला के लिम्फ नोड एनलार्ज हुई, उसके बाद फिर एब्डोमिनल एरिया में गया। यानी कहने की बात है भाई, एक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ एक्सपेंड होता है, ठीक है। और जो ये होजकिंस लिम्फोमा है, ये अर्ली स्टेजेस के अंदर डायग्नोज हो जाता है, डायग्नोज्ड इन अर्ली स्टेजेस, ठीक है। तो अर्ली स्टेजेस के अंदर कोई भी कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसका प्रोग्नोसिस कैसा रहता है? अच्छा रहता है। तो इसकी वजह से ये क्या है? गुड प्रोग्नोसिस, इसका है गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद ये हमेशा ज्यादातर मोस्टली यंग एज के अंदर देखने को मिलता है। वो कैंसर जो बी लिम्फोसाइट सेल को अफेक्ट करे, यंग एज के अंदर देखने को मिले, अपर बॉडी पार्ट स्टार्ट होके नीचे की तरफ जाए, जिसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे हम होजकिंस लिम्फोमा। अब इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आप हाईलाइट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अपर बॉडी पार्ट से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। यंग एज के अंदर देखने को मिलता है और गुड प्रोग्नोसिस होता है। बस ये है आपका होजकिंस लिम्फोमा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन होजकिंस लिम्फोमा। सेकेंड टाइप है नॉन होजकिंस लिम्फोमा। नॉन होजकिंस लिम्फोमा, यहाँ पे प्रोलिफरेशन देखने को मिल सकता है आपको बी के अंदर भी और टी सेल के अंदर, दोनों सेल अफेक्ट हो सकते हैं। प्रोलिफरेशन कैन बी इन बी और टी सेल, यानी भाई यहां पे बी और टी सेल दोनों सेल अफेक्ट हो सकते हैं। किसके अंदर? नॉन होजकिंस लिम्फोमा के अंदर। लेकिन होजकिंस लिम्फोमा के अंदर केवल और केवल बी सेल अफेक्ट होते हैं। हाईलाइट कीजिए जी ये बात, बी और टी सेल दोनों सेल के अंदर प्रोलिफरेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नॉन होजकिंस लिम्फोमा 90% केसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। होजकिंस कितना था? 10% केसेस, ठीक है। और ये नॉन होजकिंस लिम्फोमा पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी स्टार्ट होके कहीं भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। मे अराइज एनीवेयर इन बॉडी। जो होजकिंस लिम्फोमा था वो सीधा साधा था, लेकिन ये नॉन होजकिंस लिम्फोमा बदमाश है। ये क्या है? 90% केसेस के अंदर मिलेगा और बी और टी दोनों सेलों को अफेक्ट कर दिया और पूरी बॉडी के अंदर कहीं से भी शुरू हो गया, ठीक है। और ये डायग्नोस भी लेट होता है, ठीक है। और कहीं से भी शुरू होकर पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म। स्कैटर्ड फॉर्म मतलब कभी कोई सा लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो रही है, कहीं कोई सी हो रही है। हम एक पैटर्न, ये एक पैटर्न फॉलो नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये डायग्नोस्ड होता है एडवांस स्टेजेस के अंदर, क्योंकि ये बदमाश है, ठीक है। इसी वजह से इसका पुअर प्रोग्नोसिस है, ठीक है। इसी वजह से इसका पुअर प्रोग्नोसिस है।
और ये ज़्यादातर ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये था आपका नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। अब हाईलाइट कीजिए कुछ चीज़ें। स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ओल्ड एज के अंदर देखने को मिलता है। बस ये था आपका नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। ठीक है, अब एक रीड स्टर्नबर्ग सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई, आप इधर लिख लीजिए रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। जो रीड स्टर्नबर्ग सेल है, आपको जिसकी इमेज अभी दिखाई, लार्ज साइज है, उल्लू की आंख जैसी शक्ल है। आपको देखने में ऐसा लग नहीं रहा है जैसे उल्लू देख रहा है। ठीक है, रीड स्टर्नबर्ग सेल की क्वालिटी लिख लीजिए। एक तो लार्ज इन साइज होता है ये, ओवल आई अपीयरेंस होती है। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये होते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल की क्वालिटी। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? केवल और केवल बी लिम्फोसाइट के अंदर, ओनली एंड ओनली बी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल्स? रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप ऑफ लिम्फोमा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईटियोलॉजी। What can be causes and risk factor of lymphoma? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट इटियोलॉजी, एक वायरस। वायरस का नाम है एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस ये क्या है? एक वायरस है जो इनडायरेक्टली लिम्फोमा कोज करता है। ठीक है, ये वायरस ना सिर्फ लिम्फोमा कोज करता है, ये एक और डिजीज को कोज करता है जिसका नाम होता है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो कोज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इस इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस डिजीज को। ठीक है, इस डिजीज को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम होता है मोनो डिजीज, या कभी कभी इसको कह देते किसिंग डिजीज। ठीक है, मोनो डिजीज और किसिंग डिजीज। ठीक है, और एक बारी एम्स के अंदर पूछा गया था, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के अंदर डायग्नोज करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है पोल बनल टेस्ट। पोल बनल टेस्ट। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अपने इटियोलॉजी पे आ जाते हैं। सेकंड इसका इटियोलॉजी है अदर मैलिग्नेंसेस। कुछ और कैंसर था जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, या तो वो कैंसर मेटास्टेसाइज होके बोन्स के अंदर पहुंच गया, या हमने क्या करा, उस कैंसर का ट्रीटमेंट करने के टाइम पे कुछ ऐसी ड्रग्स पेशेंट को ली
जिसका सेकेंडरी साइड इफेक्ट लिम्फोमा था। ठीक है, जैसे ल्यूकीमिया था किसी पेशेंट को, ल्यूकीमिया के अंदर हमने उसको क्या करा, हमने ऐसी ड्रग्स दी जिससे क्या है, ल्यूकीमिया तो ठीक हो गया, लेकिन उसका एक सेकेंडरी साइड इफेक्ट क्या हुआ, लिम्फोसाइट सेल के अंदर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता है। उसके बाद बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून रीजन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ऑटो इम्यून ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। उसके बाद किसी पेशेंट के अंदर इम्यूनो सप्रेशन हमने चलाए हैं, जैसे जैसे ल्यूकीमिया के अंदर हमने बात करा था भाई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है तो क्या हुआ है, पेशेंट के अंदर हमने हाई डोज ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट दिए हैं, जिससे क्या है, उसके सारे ब्लड सेल का नंबर डाउन हो गया। लेकिन जैसे हमने इम्यूनो सप्रेसेंट्स को कम किया या रोक दिया, एकदम से पूरे बॉडी के सेल्स रिबाउंड मारे, एकदम से उनका नंबर बढ़ना हो, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उससे क्या हुआ, प्रोलिफरेशन कई बार स्टार्ट हो जाता है क्योंकि सेल इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है, इम्यूनो सप्रेशन। ठीक है, और रिस्क फैक्टर हो सकती है जैसे ओल्ड एज, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के लिए, मेल जेंडर, या हो सकती है HIV, HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी एक रिस्क फैक्टर बनते हैं। ठीक है, तो ये सभी थी ईटियोलॉजी ऑफ लिम्फोमा। अब बात करते हैं लिम्फोमा के हम क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, देखो क्लिनिकल फीचर्स कैसे आएंगे, इसका पैथोफिजियोलॉजी से अपने को समझ में आ जाएगा। जो ल्यूकीमिया की पैथोफिजियोलॉजी है, सेम इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। वहां पे ल्यूकीमिया के अंदर क्या था, एबनॉर्मल इमेच्योर नंबर के अंदर क्या WBC बढ़ गए थे। यहाँ पे क्या होते हैं, लिम्फोसाइट सेल अबनॉर्मली इमेच्योरली बहुत ज्यादा लार्ज नंबर के अंदर प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी बॉडी के अंदर ना लिम्फोसाइट सेल का पूरा पूल बन जाएगा, सारे के वही वही होंगे। ठीक है, उससे क्या होएगा, ये जो पूरी बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में बने हैं, ये कैसे बने हैं, इमेच्योर बने हैं। इमेच्योर बने हैं तो इनका कोई काम नहीं, ये अनइफेक्टिव है। इन्होंने क्या किया है, पूरे बोन मैरो को भी ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे बोन मैरो को ऑक्यूपाई कर लिया, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो गया, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो गया, जिससे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर एक कंडीशन जनरेट होगी जिसका नाम होता है पेनसाइटोपिनिया। तो सेम इसके अंदर भी सेम वैसे ही ल्यूकीमिया वाले क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लिम्फोसाइट का वैसे काम क्या होता है, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाएगा तो यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। प्लेटलेट्स का नंबर कम होएगा तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, और आरबीसी का नंबर कम होएगा तो पूरी बॉडी के अंदर अपने को एनीमिया लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पे एक फीवर बात करते हैं, यहाँ पे एक फीवर होता है जो लिम्फोमा के अंदर स्पेसिफिक है, जिसका नाम होता है पेल एब्स्टिन फीवर। पेल एब्स्टिन फीवर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम साइक्लिक फीवर। इस पेल एब्स्टिन फीवर को हम बोलते हैं साइक्लिक फीवर।
ठीक है। साइक्लिक फीवर, ये साइक्लिक फीवर किस टाइप का होता है, 2-3 दिन पेशेंट को फीवर रहेगा, फिर 2-3 दिन आराम रहेगा, कोई फीवर नहीं आएगा, फिर 2-3 दिन फीवर आएगा, फिर 2-3 दिन आराम रहेगा, ऐसे 2-3 दिन का एक साइकिल चलता है। इसको बोलते हैं हम पेल एब्स्टिन फीवर, जो अपने को लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलता है। जैसे 2-3 दिन कोई फीवर नहीं आया, फिर पेशेंट को एकदम से फीवर आना शुरू हुआ, 2-3 दिन तक फीवर आया, फिर फीवर खत्म हुआ, फिर 2-3 दिन रेस्ट रहा, फिर से फीवर आया। तो ये एक साइकिल की तरह रिपीट होता रहेगा। इस फीवर को हम बोलते हैं पेल एब्स्टिन फीवर। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद पेशेंट को और छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे नाइट स्वेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि लिम्फोमा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होएगा। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या चीज़ होती है, लिम्फ नोड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे सबसे पहले होती है सर्वाइकल एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फ एडिनोपैथी देखने को मिलेगी। ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाना। ये लिम्फ एडिनोपैथी क्यों हुई है, क्योंकि जो लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज नंबर के अंदर BRT लिम्फोसाइट सेल्स बने हैं, ये जाते कहाँ पे, लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं। और लिम्फ नोड किसका पार्ट है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये जाकर लिम्फ नोड के अंदर कलेक्ट होना शुरू करेंगे, तो लिम्फ एडिनोपैथी करेंगे। जो सबसे पहली लिम्फ का साइज बढ़ता है वो होती है सर्वाइकल एरिया की। ठीक है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। ये होती है फर्स्ट नोड टू एनलार्ज। ठीक है, कौन सी, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। इसको कीजिए आप हाईलाइट। ये फीवर नहीं, फीवर है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, पल अपस्टीन फीवर। ठीक है, एक टाइप का साइक्लिक फीवर। ठीक है, सबसे पहले लिम्फ नोड का एनलार्ज कौन सी होती है, सर्वाइकल एरिया की। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम लिम्फ एडिनोपैथी की। उसके बाद भाई स्प्लीन के अंदर में स्प्लीन का साइज बढ़ने लग जाएगा। स्प्लीन एक में लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, तो साथ में लीवर भी अफेक्ट होएगा, तो हिपेटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिल सकती है अपने को। हिपेटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी अपने को। लीवर और स्प्लीन दोनों का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, मिगैली ये अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, और एनीमिया हो गया, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से। एनीमिया क्यों हुआ है, डिक्रीज RBC के नंबर, एरिथ्रोसाइट की वजह से। ठीक है, इन्फेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि डिक्रीज WBC या डिक्रीज लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट सेल डिक्रीज हुए हैं मैच्योर वाले। इमेच्योर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमेच्योर का करें क्या, कुछ करने लायक नहीं है वे। ठीक है, तो ये देखने को अपने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जो मेन जो ऑर्गन अफेक्ट होते हैं वो होता है लिम्फ नोड, बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही अफेक्ट होते हैं। कौन से, सबसे पहले लिम्फ नोड, फिर स्प्लीन, फिर लीवर और बोन। बोन के अंदर ही तो सब कुछ हो रहा है, तो बोन भी अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये था आपका साइन एंड सिम्टम ऑफ लिम्फोमा। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के अंदर भाई सबसे पहला हमारे पास पेशेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री ले लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे। पेशेंट की सारी हिस्ट्री, भाई कुछ रिस्क फैक्टर आपका रहा हो, फैमिली हिस्ट्री हो, कुछ जेनेटिकल कुछ भी हो, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम भाई चेक कर लेंगे एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और इन्फेक्शन रिलेटेड कोई भी सिम्टम पेशेंट के अंदर हो। ठीक है, फीवर वगैरह सब कुछ पता अलग कर लेंगे। उसके बाद हम कंफर्म करने के लिए लिम्फ नोड की बायोप्सी ले लेंगे।
लिम्फ नोड की बायोप्सी से हम कर लेंगे कंफर्म। ठीक है, ये जो कंफर्म, इसके लिम्फ नोड की बायोप्सी के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेंगे, अपने को अगर बी लिपोसाइट अफेक्ट है, अगर होजकिंस लिम्फोमा है, तो यहाँ पे लिम्फ नोड बायोप्सी के अंदर अपने को रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट मिलेंगे और फाउंड इन होजकिंस लिम्फोमा। ठीक है, होजकिंस लिम्फोमा के अंदर क्या होएगा, रीड स्टर्नबर्ग सेल प्रेजेंट मिलेंगे अपने को। ठीक है, ये चीज ओके, ये चीज हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम भाई और टेस्ट क्या कर सकते हैं, हम FNEC कर सकते हैं, हम बोन मैरो बायोप्सी ले सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी ले सकते हैं, हम CBC कर सकते हैं, हम एक्सरे कर सकते हैं। ठीक है, CBC कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, CT कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट हम कर सकते हैं डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, ये चीज ओके। अब बात करते हैं हम इसके मैनेजमेंट की। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लिम्फोमा। तो मैनेजमेंट के अंदर भाई देखो, सेम एक ही लाइन में खत्म कर देते हैं, सेम एज ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया की तरह सेम मैनेजमेंट है, कुछ एक दो चीजें डिफरेंस है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ल्यूकीमिया की तरह सेम है, जैसे सेम वही न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस देने हैं। ठीक है, वही न्यूट्रोपेनिक मैनेजमेंट देना है, सेम थ्रोम्बोसाइटोपेनिक। ठीक है, सेम एनीमिक मैनेजमेंट देना है। ठीक है, सेम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, सेम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना है। बस सेम करना है अपने को। ठीक है, और सेम यहां पे क्या करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या यहां पे हम पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये चीज हम कर सकते हैं, सर्जरी में हम ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम कीमो दे सकते हैं, कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी के अंदर भाई दो चीज होती है, कीमोथेरेपी के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा आपको पढ़ना को मिलेगा। ठीक है, कीमोथेरेपी डिपेंड करती है भाई होजकिंस है या नॉन होजकिंस, या नॉन होजकिंस। ठीक है, होजकिंस लिम्फोमा है या नॉन होजकिंस। जो होजकिंस लिम्फोमा है ना, उसके अंदर हम देते हैं ABVD, ABVD मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये ABVD मैनेजमेंट क्या है देखिए जी। ABVD मैनेजमेंट, ए का मतलब एड्रियामाइसिन। ठीक है, ये क्या है, एक कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है, उसके बाद बी है ब्लियोमाइसिन, नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, मैंने कराई है ब्लियोमाइसिन। ठीक है, वी क्या है, विनक्रिस्टिन, ये भी मैंने कराई है। विनक्रिस्टिन के बारे में मैंने बताया है। फिर एक है डाकार्बाजिन। ठीक है, डाकार्बाजिन। ठीक है, एड्रियामाइसिन क्या है, लिखने को लिख लो, एक
कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। ठीक है, डाकार्बाजिन क्या है, एक एल्कलाइटिक ड्रग है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेसिव वोमिटिंग होती है। चलो बस इतना इनफ है। ठीक है, ये चीज। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर। यहाँ पे जो मैनेजमेंट चलता है उसका नाम होता है चॉप, काट दो। चॉपिंग करते हैं ना आप, सब्जियां चॉप करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चॉप कर देते हैं हम। ठीक है, चॉप का मतलब CHOP। ठीक है, सी है साइक्लोफोस्फामाइड। ठीक है, H है हाइड्रोक्सी डोक्सोरूबिसिन। हाइड्रोक्सी डोक्सोरूबिसिन के बारे में मैंने बता रखा है, साइक्लोफोस्फामाइड के बारे में मैंने बता रखा है, डोक्सोरूबिसिन। हाइड्रोक्सी डोक्सोरूबिसिन। ओ का मतलब है ओनकोविन। ये क्या है, ओनकोविन यानी विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन का ब्रांड नेम है ओनकोविन। ठीक है, विनक्रिस्टिन। फिर पी एक स्टीरॉयड है जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन। ठीक है, प्रेडनिसोलोन। ये हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के अंदर हम ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं। हॉजकिंस के अंदर ABVD, नॉन हॉजकिंस के अंदर चॉप। ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट को तो भाई एक लाइन में खत्म कर दो, सेम एज ल्यूकीमिया। ठीक है, जैसे ल्यूकीमिया के अंदर कराया था सेम यहाँ पे मैनेजमेंट कर देंगे भाई। वही न्यूट्रिशन हो गया, एनीमिक हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक हो गया, सब कुछ न्यूट्रोपिनिक हो गया, सारा मैनेजमेंट यहाँ पे अपने को कर लेना है। ठीक है, ठीक है, सेम एज ल्यूकीमिया। तो ये था आपका लिम्फोमा टॉपिक। थैंक यू फॉर द क्लास।